प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। प्रथम प्रश्न पत्र के प्रमुख कवियों में रीतिबद्ध जो कवि हैं उनमें सेनापति का नाम सर्वोपरि है। सेनापति का काव्य विभिन्न विशेषताओं से युक्त है, परंतु उनका प्रकृति वर्णन रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज हम सेनापति के प्रकृति वर्णन और कभी कभी आलोचक इसे ऋतु वर्णन के नाम से भी जानते हैं, उसके बाबत बात करेंगे। बच्चों, रीतिकाल में रीतिवत धारा के प्रमुख कवि सेनापति अपने प्रकृति वर्णन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके प्रकृति वर्णन को विभिन्न विशेषताओं से संयुक्त माना जाता है। निम्नलिखित बिंदुओं में हम सेनापति के प्रकृति वर्णन की प्रमुख विशेषताओं को देख सकते हैं। इनका प्रकृति वर्णन ऋतु वर्णन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने समस्त ऋतुओं को अपने कार्य में समाहित किया है। प्यारे बच्चों, सेनापति के प्रकृति वर्णन की जो पहली विशेषता है वो है आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण। आलंबन रूप का अभिप्राय बच्चों ये है कि जब कोई कवि प्रकृति का सीधा प्रत्यक्ष वर्णन करता है, जिससे समझिए कि कवि अपने काव्य में वर्षा का वर्णन कर रहा है और वर्षा के सौंदर्य को उजागर करता है, या कभी सूर्योदय का, या कभी धूप का, या कभी रात्रि का। अर्थात जब कवि सीधा सीधा प्रकृति का सौंदर्य अपने काव्य में अभिव्यक्त करता है तो उसे प्रकृति का आलंबन रूप कहलाता है। सेनापति को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को जो देखा, अपने काव्य में बेहतरीन ढंग से उन्होंने उसे व्यक्त किया। प्रकृति का जो सौंदर्य वास्तव में वो देख सकते हैं, दूसरों के लिए तो वह कल्पना दुर्लभ ही कही जा सकती है। उदाहरण में वो कहते हैं कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घनघोर है। उन्होंने वर्षा के सौंदर्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यक्त किया है कि पाठक उस वर्षा के वर्णन को पढ़कर अभिभूत हो जाता है। बच्चों, सेनापति के प्रकृति वर्णन की दूसरी विशेषता है उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। बच्चों, इसका अभिप्राय यह है कि जब कवि प्रकृति का वर्णन करता है और प्रकृति से कोई प्रभावित होता है, नायक नायिका कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कवि ने रात्रि का वर्णन किया है और रात्रि नायक को या नायिका को भयभीत कर रही है या डरा रही है, तो प्रकृति के द्वारा जब नायक नायिका प्रभावित होते हैं तो उसे उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण कहा जाता है। सेनापति ने कई स्थलों पर प्रकृति से पात्रों को प्रभावित होते हुए बताया है। जैसे इस उदाहरण में वो कह रहे हैं कि सेनापति आवन कहिए मन भावन सु लागी तरसावन विरह जुर जोर से, कि जब बरसात आ रही है, वर्षा आ रही है, तो विरह का ज्वर नायिका को प्रताड़ित कर रहा है, तो वर्षा से चूंकि नायिका प्रभावित हो रही है तो ये उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण कहा जाता है। तीसरी विशेषता, मानवीकरण का सीधा सीधा अभिप्राय प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए बताना है। वैसे तो प्रकृति निर्जीव है, अर्थात चेतना होते हुए भी वो मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, परंतु कभी कभी कवि प्रकृति को ठीक मनुष्य का जैसा व्यवहार करते हुए ही बताते हैं। सेनापति भी प्रकृति का मानवीकरण करने में बहुत सिद्धहस्त हैं। उनका एक उदाहरण देखे जाने योग्य है, जिसमें वो बसंत ऋतु को सशस्त्र सेना, राजा की सशस्त्र सेना की तरह मानवीकृत कर रहे हैं। जैसे राजा के पास सेना होती है, अलग अलग प्रकार की सेना होती है, चतुरंगिनी सेना होती है, राधा के जो चारण बंदी जो है उसका स्तुति गान करते हैं, और जो है खुशबू राजा के इर्द गिर्द फैली रहती है। कुल मिलाकर एक राजा सेना के साथ जिस प्रकार आता है,
सेनापति ने भी अपनी कविता में बसंत ऋतु को चतुरंगिणी सेना के जैसा वर्णित करते हुए बताया है। वो कहते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप जान गुन गहियत है। कि बरन बरन के जो रंग खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं रंगों के, ये मानो चतुरंगिणी सेनाएं राजा की। और जैसे राजा के सामने स्तुति गान करते हैं चारण भाट आदि, तो एक कोयल मोर आदि की जो बोली है, यही मानो वो बसंत रूपी राजा का स्तुति गान है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण प्रकृति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, और सेनापति के काव्य में ये मानवीकरण बहुत ही सुंदर रूप में विद्यमान है। अगला प्रकृति का रूप है उपदेशात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण। वैसे तो उपदेश देना ज्ञानियों का काम है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कवि जो है वो कविता में काव्य के द्वारा उपदेश प्रस्तुत करता है, वह तो उपदेशात्मकता है। परंतु कोई कवि यदि प्रकृति के सहयोग से आम जन को उपदेश देने का प्रयास करे, तो ये उपदेशात्मक रूप कहलाता है प्रकृति का। ये रूप संस्कृत युग में तो बहुत ज़्यादा था, जब प्रकृति का प्रयोग करके संस्कृत युगीन कवि अपने काव्य के द्वारा आम जन को या किसी भी बुद्धिजन को भी उपदेश देने का कार्य करते थे। परंतु रीतिकाल में ये विशेषता बहुत व्यापक रूप में तो नहीं मिलती, परंतु सेनापति ने कुछ स्थलों पर प्रकृति के द्वारा आम जन को उपदेश देने का प्रयास किया है। उन्होंने कई स्थलों पर प्रकृति को इस प्रकार वर्णित किया है कि जिससे कि वो उसके द्वारा उपदेश जो है वो साधारण जन तक पहुंचा सके। तो सेनापति के काव्य के अंदर प्रकृति का उपदेशात्मक रूप भी भली प्रकार से हम देख सकते हैं। अगली विशेषता जो है वो प्रकृति का आलंकारिक रूप में चित्रण है। बच्चों, ये ध्यान रखो कि एक तो अलंकार है कि हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करें, परंतु जब कोई कवि प्रकृति का वर्णन करे और साथ में अलंकार भी शामिल हो जाए, तो इसे प्रकृति का आलंकारिक रूप कहा जाता है। आप यूँ समझिए कि कवि ने प्रकृति का वर्णन किया, मान लीजिए उसने नदी का वर्णन किया, फूल का वर्णन किया, रात्रि का वर्णन किया, और साथ ही उसी समय जो भारतीय काव्यशास्त्र का कोई अलंकार यदि आ जाता है, तो निश्चित रूप से उसे प्रकृति का आलंकारिक रूप कहा जाता है। सेनापति एक अलंकारिक कवि भी थे। उनके काव्य में प्रकृति भी मिलती है, अलंकार भी मिलते हैं, और ये विशेषता भी मिल जाती है कि प्रकृति और अलंकार का मिश्रित रूप हमारे सामने आता है, जिसको हम प्रकृति का आलंकारिक रूप कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण देखिए आप कि बानी सु सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मती ऊपर सरस ऐसे साज को। तो श्लेष अलंकार को वो प्रकृति के सहयोग से जो है वो वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेनापति ने के काव्य में ऐसे कई स्थल देखे जा सकते हैं जब प्राकृतिक सौंदर्य आता है, प्राकृतिक सौंदर्य की छटा नज़र आती है, और ठीक उसी समय अलंकार भी जो है वो नज़र आता है। तो जब ये दोनों काम एक साथ हो जाएं कि प्रकृति का सौंदर्य भी हो और उसी सौंदर्य में काव्यशास्त्र का कोई अलंकार भी हो, तो इसे प्रकृति का अलंकारिक रूप कहा जाता है। और सेनापति ने प्रकृति का अलंकारिक वर्णन बहुत ही उत्कृष्ट रूप में किया है। अगली बात हम देख सकते हैं प्रकृति में ऋतु सौंदर्य। सामान्य रूप में आज के ज़माने में हम 3 ऋतुओं को जानते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, पर हमारे प्राचीन भारतीय समाज में 6 ऋतुएं हुआ करती थी: हेमंत, बसंत, शिशिर, शरद, ग्रीष्म, वर्षा। कोई कवि प्रकृति वर्णन में तभी सिद्धहस्त माना जाता था जब वो अपने काव्य में ऋतुओं के 6 रूपों को यानी 6 ऋतु वर्णन को जो है वो दिखा दे। निश्चित रूप से सेनापति ने जो काव्य में सौंदर्य देखा, तो ऋतुओं का सौंदर्य देखने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने प्रत्येक रूप के प्रकृति के प्रत्येक रूप को बड़े सूक्ष्म रूप में देखा। वो सर्दी का वर्णन करते हैं कि धूमि जली लहर, लोग आगे पर गिर रहे, इतनी ज़्यादा
सर्दी है कि लोग जब तप रहे हैं आग में तो जैसे कोई आग पर ही गिरे जा रहे हों, या वो वर्षा का वर्णन करते हैं या वो गर्मी का वर्णन करते हैं, कोई सा भी वर्णन हो, सेनापति का कोई सा भी वर्णन आप देखें, परंतु उस वर्णन में ऋतु सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। और एक और बात है कि उन्होंने प्रत्येक ऋतु का वर्णन किया है। उन्होंने जैसे शिशिर का वर्णन भी किया है, ग्रीष्म का भी किया है, बसंत के तो बहुत बड़े कवि हैं, हेमंत ऋतु का भी किया है, शरद ऋतु का भी किया है। तो कुल मिलाकर ये आप ही कह सकते हैं कि प्रकृति के जो षट रूप है, षट ऋतु वर्णन, वो सेनापति के काव्य में हमें मिलता है, और साथ ही वो बड़े खूबसूरत तरीके से मिलता है, और प्रत्येक ऋतु को सेनापति विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सेनापति का प्रकृति सौंदर्य जो है वो बहुत ही अद्भुत है। प्रकृति के जितने भी रूप होते हैं, चाहे वो आलम्बन रूप में प्रकृति वर्णन हो, चाहे वो उद्दीपन रूप में प्रकृति वर्णन हो, चाहे वो आलंकारिक रूप हो, चाहे वो उपदेशात्मक रूप हो, चाहे वो मानवीकरण हो, चाहे वो ऋतु सौंदर्य हो, सेनापति का प्रकृति वर्णन बहुत ही श्रेष्ठतम है। सेनापति ने, हम यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति का ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है जो सेनापति की आँखों से, वर्णन से बच सका हो। कोई भी वर्णन उन्होंने अछूता नहीं रहा है। उनका ऋतु वर्णन हो, चाहे वो प्रकृति से प्रभावित होते हुए पात्र उद्दीपन वर्णन हो, या सीधा सीधा काव्य सौंदर्य हो, कुल मिला के सेनापति का प्रकृति वर्णन बहुत ही उत्कृष्ट है। उनका ऋतु वर्णन बहुत ही उत्कृष्ट है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि सेनापति के प्रकृति वर्णन के चितेरे कवि हैं, वो प्रकृति वर्णन के सिद्धहस्त कवि हैं, और रीतिकाल में जब भी प्रकृति वर्णन की बात होगी तो सेनापति का नाम निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर ही लिया जाएगा। धन्यवाद।